नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो 2022 के लिए कांग्रेस भी तैयारी में जुट गई है। योग नगरी ऋषिकेश में कांग्रेस के दिग्गज विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का रोड मैप तैयार करने में जुट गए हैं। गणेश गोदियाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बड़ी बैठक है जिसमें हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गोविंद सिंह कुंजवाल, किशोर उपाध्याय, प्रदीप टम्टा समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के विचार मंथन शिविर में पार्टी के घोषणा पत्र, जनता से जुड़े मुद्दे, जनसंपर्क अभियान और चुनावी प्रचार जैसे मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। वहीं आम जनता के नब्ज टटोलने के लिए बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान और नुक्कड़ बैठकों का रोस्टर तैयार करने को लेकर भी चर्चा होगी। वहीं चुनाव प्रचार की पूरी रणनीति पर भी शिविर में तय होगी। सबसे अहम शिविर में कांग्रेस के विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के गुर बताए जाएंगे। ऋषिकेश में 3 दिवसीय जो है मंथन शिविर आयोजित किया गया है और उस मंथन शिविर के माध्यम से हम कांग्रेस की जो भावी रणनीति होगी उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और निश्चित रूप से जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां कांग्रेस के अनुकूल है और हमारा ये प्रयास होगा, हमारा ये कोशिश होगी कि हम इसका पूरा लाभ उठाते हुए और उत्तराखंड के लोग जो आज कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम इस सूबे को जो है भ्रष्टाचार रहित और पारदर्शी सरकार देने का काम करें। और कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत का कहना है कि 3 दिन के मंथन शिविर में सभी अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं आगे आने वाले तो 3-4 महीने हैं, उसके लिए अलग से प्लान और चुनाव के लिए अलग अलग प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। इसके जरिए हम आगे का चुनाव तक का रोड मैप तैयार करेंगे और हो सकता है कि 2 हिस्सों में रोड मैप तैयार करें, एक पहले 3-4 महीने का और एक उसके बाद के इलेक्शन तक का जो है। और विभिन्न कमेटियां जो बनी हैं उन्होंने बिंदु बना लिए हैं अपने, उनको कोर कमेटी एक अंतिम स्वरूप देगी और जो स्वरूप देगी उसकी वेटिंग के लिए शायद इंपॉर्टेंट लीडर्स को भी बुलाया गया है। वहीं कांग्रेस के विचार मंथन शिविर को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। उनका कहना है कि कांग्रेस ने पिछले 4.5 साल में विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं निभाई और जनता कांग्रेस को अच्छे से जानती है। जनता जानती है कि इन लोगों ने 4.5 साल अपने जो विपक्ष की भूमिका था उसका निर्वहन नहीं किया, केवल नेतृत्व की लड़ाई में उलझे रहे। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के बारे में जनता का जो विश्वास था 2017 में पूरी तरीके से जिस प्रकार खत्म था, आज भी वही स्थिति है। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा 19-20 अगस्त को देहरादून आ सकते हैं। नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी अब तैयारियों में जुट गई है। तो खबर यही है कि जेपी नड्डा उत्तराखंड आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा हो सकता है कि 19-20 अगस्त को हो। देहरादून जेपी नड्डा आ सकते हैं। नड्डा के दौरे को लेकर अभी से बीजेपी तैयारी में जुट गई है। तो 1 महीने पुष्कर राज के, जी हां, 4 जुलाई को शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का 1 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका। इस 1 महीने में पुष्कर धामी ने विवादों से दूर रहकर मसलों को सुलझाने की कोशिश की और यह बता दिया कि सरकार जनता के लिए सरकार नहीं बल्कि साझेदार है। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। पैंतालीस साल के पुष्कर धामी ने जब 4 जुलाई को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली तो उससे पहले ना वो राज्य मंत्री रहे और ना कैबिनेट मंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पुष्कर धामी का कार्यकाल एक सदे हुए नेता का दिखा। पुष्कर धामी अपने 1 महीने के कार्यकाल में उलझे मसलों को सुलझाते दिखे। देवस्थानम बोर्ड पर मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी बनाने की घोषणा की
तो हरिद्वार कोरोना का केंद्र न बने, कांवड़ यात्रा को कैंसिल कर दिया। पुलिस के ग्रेड पे से लेकर सफाई और बिजली कर्मचारियों के मसले को सुलझाने का भरोसा दिया, तो सैलरी के लिए परेशान रोडवेज कर्मचारियों को सैलरी भी दी। साल 2017 में 57 विधायकों के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद बीजेपी ने 2 मुख्यमंत्री बदल डाले और तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में युवा पुष्कर धामी को कमान सौंप दी। राष्ट्रीय नेतृत्व ने चुनावी साल में अनुभव के बजाय युवा चेहरे को तवज्जो दी और इस 1 महीने में राष्ट्रीय नेतृत्व की अपेक्षाओं पर पुष्कर धामी काफी कुछ खरा उतरने में सफल भी दिखाई दिए। यहाँ पर हमने पहले दिन से ये प्रयास किया है कि जो हमारे सरकारी नौकरियां जो खाली हैं, जो पद रिक्त हैं, उनमें हम भर्ती की प्रक्रिया बहुत तेज कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा सरकारी नौकरियां तो हैं ही, जो 24,600 के करीब जो है आंकड़ों में निकला है कि इतनी भर्तियां भी खाली हैं। इसके साथ साथ हमने कहा है कि हम स्वरोजगार का, चूंकि सरकारी नौकरियां सीमित होती हैं, वो हजारों में ही दे सकते हैं, लेकिन स्वरोजगार के माध्यम से हम लाखों लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। उसके लिए हम योजना बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मसले सुलझाए तो कोविड की मार से परेशान लोगों को राहत देने की भी कोशिश की। 4 धाम और पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को 200 करोड़, तो हेल्थ वर्कर्स से लेकर आशा वर्कर्स के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया। ट्रेनी डॉक्टर्स का स्टाइपेड 7,500 से बढ़ाकर 17,000 किया। गेस्ट टीचर्स को अब हर महीने 25,000 रुपए देने की घोषणा की। पुष्कर धामी का कहना है कि उनसे पहले 2 मुख्यमंत्रियों के द्वारा की गई घोषणाओं में से 85% घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन वाले हर प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। अब मुझसे पत्रकार लोग पूछते हैं कई बार कि आपके पास समय कम है, चुनौतियां बहुत हैं। तो एक बार तो मैंने कहा, भैया हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं चुनौतियों को ही अवसर में बदलना है, चुनौतियों से ही लोहा लेना है। समय एक दिन का भी बहुत होता है। मैं कोई दिन नहीं गिन रहा हूं कि कितने दिन बचे हैं, कितने दिन बचे हैं। जितने दिन भी हैं उतने दिनों में हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने मुद्दे और मसले सुने तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की और जनता को ये भरोसा दिया कि हर मौके पर सरकार जनता की साझेदार बनकर खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 1 महीने में जिस स्टाइल से काम किया, उससे मुख्यमंत्री एक तरफ जहां खुद बेहद सधे हुए दिखे, वहीं विपक्ष को भी कोई सवाल उठाने का मौका नहीं मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है नो पेंडिंग वर्क की पॉलिसी पर काम होना चाहिए और ब्लॉक का काम तहसील में, तहसील का जिले में और जिले का काम मंडल में नहीं आना चाहिए और काम ठीक से हो, जनता को दिक्कत ना हो। इसकी मॉनिटरिंग के लिए वो खुद सभी जिलों का दौरा करेंगे और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शासन में कुर्सी जमा कर बैठे अफसरों की कुर्सी बदली है। पुष्कर धामी का कहना है कि साल 2027 तक उत्तराखंड को कई क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाना है, लेकिन उससे पहले बेहद जरूरी है कि साल 2022 के चुनाव से पहले जन गण मन की बातें सुनी जाएं और जनता के सारे काम पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के सामने वक्त कम है और साफ है कि चुनावों में चेहरा पुष्कर धामी का होगा। ऐसे में 1 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने खुद सदा हुआ दिखते हुए जनता को साधने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। परिवहन विभाग के रिटायर्ड अधिकारी आलोक गुप्ता को सेवा विस्तार देने के लिए बीजेपी नेताओं के सिफारिशी लेटर के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आलोक गुप्ता वही अफसर है जिनके घर में मई 2019 में डकैती पड़ी। डकैत अलमारी और बेड के नीचे रखे 1,31,00,000 रुपए लूट कर ले गए, लेकिन आलोक गुप्ता ने इसकी किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी। सितंबर 2019 में एक अन्य डकैती में पकड़े जाने पर अपराधियों ने खुद इस बात का खुलासा किया था।
आलोक गुप्ता इसी 31 जुलाई को रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन इससे पहले आलोक गुप्ता को ईमानदार और काबिल अफसर बताते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 1 साल का सेवा विस्तार देने की मांग की थी, जिसके बाद मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। वही मामला सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी का दोहरा चरित्र है, तो बीजेपी अब बचाव की मुद्रा में है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि फाइनली मामला विभाग को देखना चाहिए, उनके पास सिफारिश के लिए कई लोग आते हैं। देखिए, भाजपा के खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के दांत कुछ और हैं। दिखाने को वो कहते हैं भ्रष्टाचार के विरोध में है, लेकिन भ्रष्टाचार उनका श्रृंगार है, भोजन है। अब देखिए क्या रहता है, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में हम अनेक लोग मिलने आते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो इस आधार पर हम लिखते हैं, तो बाकी क्या है कैसे है तो विभाग का काम है। और 12वीं के बाद अब सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा 2021 के लिए देश भर में करीब 18 लाख छात्र छात्राओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को महामारी के चलते रद्द कर दिया गया। इस वर्ष भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया। पिछले साल भी बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जारी नहीं की थी, क्योंकि उसे कुछ पेपर रद्द करने और औसत अंक के फॉर्मूले पर रिजल्ट घोषित करने पड़े थे, जिससे छात्र छात्राएं cbse.gov.in और cbseresult.nic.in वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इस बार उत्तराखंड में सीबीएसई के 87,278 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे। रिजल्ट आउट होने के बाद स्टूडेंट्स काफी खुश नजर आए। 10th का रिजल्ट भी आज अनाउंस हो गया है और बच्चे सुपर एक्साइटेड अपने रिजल्ट को देखकर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। स्कूल में भी व्यवस्था यहाँ पर करवाई गई है ताकि बच्चे अपना रिजल्ट यहाँ पर देख सकें। सभी बच्चे 11th क्लास में ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरी उम्मीद उन्हें थी कि वो पास होंगे। रिजल्ट देख लिया अपना? हाँ जी। कितने परसेंटेज आए? 90 अबव। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और पहले से ही आपने एडमिशन ले लिया था, 11th में पढ़ाई शुरू कर दी थी? हाँ जी। हाँ, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में मैं ऑलरेडी एडमिशन ले चुकी हूँ स्कूल में। ह्यूमैनिटीज आपके 90 से अबव आए हो, ह्यूमैनिटीज आपने चूज किया है, क्या वजह इसके पीछे? मुझे IAS बनना है, तो उसके लिए ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम सही थी, इसलिए मैंने वो ली। आपके कितने परसेंटेज आए? 92। मैनी कांग्रेचुलेशंस आपको। ये बताइए कि अभी स्कूल्स में ही रिजल्ट यहाँ पर देखा जा रहा है, तो एक्साइटमेंट घर में भी पता चला रिजल्ट के बारे में? नहीं, घर में अभी तो नहीं पता होगा, पर जाके बताएंगे। एक्साइटमेंट है। और आपके कितने परसेंटेज आए? 88% आए। आपने कौन सा स्ट्रीम चुना? ह्यूमैनिटी आपने यहाँ पर चुना है। तो ये आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर सुपर एक्साइटेड जो है वो नजर आ रहे हैं अपने रिजल्ट को देखने के बाद। स्कूल में ही थे बच्चे, और जब उन्हें इस बात की खबर लगी कि उनका रिजल्ट आज अनाउंस हो गया है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर बड़ासी लच्छीवाला के बाद मियांवाला फ्लाईओवर पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। फ्लाईओवर में आई दरार के बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया और जांच की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि टेंडर प्रोसेस, अफसर और विभागीय मंत्री की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी मिले उनके खिलाफ कार्रवाई हो। शिकायत नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, वही कहावत है कि सामने दिख रहा है। ये एक पुल हो तो ये माना जा सकता है कि भाई उस किसी इंजीनियर की गलती हो सकती है, लेकिन इस उत्तराखंड में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इन्होंने इस देहरादून में जितने भी पुल बनाए हैं, एक पुल भी सही कंडीशन में नहीं है। आज हर एक पुल गिरने की कगार में है। और रुड़की से खबर है, जहां पर बारिश के सीजन में खनन पर रोक के बावजूद कुछ खनन माफिया नदियों और गंग नहर में खनन कर रहे हैं, जिससे बारिश के सीजन में आसपास के इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। वहीं प्रशासन का कहना है कि खनन को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है और कोई व्यक्ति खनन करते पकड़ा जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
और हरिद्वार में नए जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने अवैध खनन करने वाले और उन्हें संरक्षण देने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हरिद्वार में अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के जिलाधिकारी का चार्ज संभालने के बाद उन्होंने कहा कि लीगल खनन जितना ज्यादा खोला जाता है उतनी ही अवैध खनन की संभावना कम होती है। डीएम ने बताया कि शासन की खनन नीतियों को पूरी तरह लागू कराकर खनन कार्य कराया जाएगा, लेकिन अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उत्तरकाशी से खबर लेते हैं, जहां पर गंगोत्री एनएच पर बड़ेथी चुंगी के पास निर्माणाधीन ओपन टनल के निचले हिस्से में भारी भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई है। भारी भूस्खलन होने से गंगोत्री एनएच में वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। वैकल्पिक रोड मनेरा बाईपास से आवागमन करवाया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं बड़ेथी टनल के पास की ये तस्वीरें, जहां पर बिल्कुल नीचे के हिस्से में भूस्खलन देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गंगोत्री एनएच को बंद कर दिया गया है, जिससे कि जो आसपास की गाड़ियां हैं वो नहीं जा पा रही हैं। यानी लगातार इस तरह की तस्वीरें उत्तराखंड से देखने को मिल रही है, जब भारी बरसात की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं और मलबा सड़कों पर आ रहा है। बोल चुका हूं, हट रहे हैं। उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं, गंगोत्री एनएच इसकी वजह से बंद हो गया। टनल के निचले हिस्से में ये भूस्खलन देखने को मिला है, जहां पर बड़ेथी चुंगी के पास का ये भूस्खलन बताया जा रहा है। टनल के निचले हिस्से में ये भूस्खलन हुआ है। ये हिस्सा आ गया। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और खबर रुद्रपुर से। रुद्रपुर पुलिस कोरोना के चलते पैरोल पर रिहा किए गए अपराधियों को परेड करवाने में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ आरोपी चोरी, लूटपाट, अन्य छोटे अपराध के चलते जेल गए। उन्हें कोरोना संक्रमण के चलते पैरोल पर छोड़ा गया, लेकिन इन अपराधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस रोजाना ट्रांजिट कैंप थाने में इनकी उपस्थिति दर्ज करवा रही है और इन्हें कहीं जाने की सूचना थाने में देनी पड़ती है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।